नमस्कार, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल में। ना थकना है, ना हारना है, ना टूटना है, ना बिखरना है, ऐसा कहना है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें, कल रात ठीक 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राष्ट्र को संबोधित किया गया। आज तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषित किया। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत के कदम थमे जरूर थे, पर अब वह नई ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि यह आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है। अगर हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में अमेरिका का जो कि 11% जीडीपी का था, अब अपने भारत का है उसके बाद, जो कि 10% पूरी जीडीपी का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी सारे सुझावों को लोगों के समक्ष रखा। राष्ट्र को संबोधित करते हुए मोदी का यह कहना था कि भारत फिर से उठ खड़ा होगा और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। आपको बता दें, उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी देश को उसके साथ इस ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं, जिससे पूरे विश्व में अपना भारत एक मार्गदर्शक बनकर उभरता हुआ नजर आए। इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा केंद्र के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आने वाले दिनों में करी जाएगी। मोदी ने अपने बात को कहते हुए एक और बात पर जोर दिया है कि भारत देश में स्वदेशी को अपनाना होगा। जी हां, आर्थिक पैकेज के बाद देश में लोगों को स्वदेशी ही अपनाना होगा, उस पर अमल करना होगा। इसके साथ ही उनका यह कहना था कि लोकल के साथ वोकल पर भी ध्यान देना होगा। बताते हैं आपको इसका मतलब। लोकल के साथ वोकल पर ध्यान देने का मतलब है आपको स्वदेशी अपनाने के साथ साथ उसका प्रचार भी करना है। मोदी का कहना था, बहुत सारी कंपनियां जो कि विभिन्न देशों से अब अपने देशों की तरफ बढ़ेंगी और यहां पर निवेश करेंगी। यह राहत का पैकेज सभी के लिए है, चाहे वह उच्च वर्ग हो या फिर निम्न या फिर मध्यम वर्गीय। मोदी ने इस पैकेज की घोषणा करने के बाद विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि यह राहत पैकेज एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने के कुछ अंश देखते हैं। साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों,
हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। यह राहत पैकेज 1991 में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए थे, जिसके बाद अब मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। जैसा कि पूरा देश कोरोना के संकट को झेल रहा है, पर मोदी का यह कहना है कि वह कोरोना के साथ सतर्क रहकर सभी कार्यों को देश में अंजाम देंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि कोरोना के चलते वह जागरूक रहें और साथ ही साथ 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वह मास्क लगाना हो या फिर सैनिटाइजर का उपयोग करना हो। उन्होंने सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सभी को एक बहुत बड़ी राहत दी है। देखना यह होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर आने वाले दिनों में इस पैकेज से कौन सी संभावनाएं सभी के लिए पूरे देश में लेकर आती हैं। या तो बात थी देश की। अब हम बढ़ेंगे अपने विभिन्न राज्यों की तरफ। सबसे पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ का एक मामला सामने आया है जहां पूरा देश इस कोरोना के संकट को झेल रहा है। वहीं राशन केंद्र और धान उपार्जन केंद्रों पर गड़बड़ी देखने की बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता नितिन की एक खास रिपोर्ट में हमने यह जाना कि धान उपार्जन केंद्र पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, परंतु एक ताजुब की बात यह थी कि शिकायत करने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस मामले की सुधि नहीं ली जा रही है। बताते हैं आपको पूरी खबर जो है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ ब्लॉक की। खैरागढ़ ब्लॉक में धान उपार्जन केंद्र पर अधिकारी विवेक शुक्ला और साथ ही साथ उनका सहयोगी दोनों लोग मिलकर 267 कट्टा धान और एक गाड़ी जिसमें 105 कट्टा धान था, उसको बिना अनुमति, बिना जांच किए इस तरीके से छोड़ देने की बात सामने आ रही है। एक किसान के द्वारा अवैध रूप से कुछ धान खरीदा जाता है और उस धान को लोगों को बिना बताए, लोगों के बिना जानकारी के अनुसार उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर धान उपार्जन केंद्र पर हो रहे इस घोटाले का जिम्मेदार कौन है? इस बात को लेकर जब कांग्रेस के लक्ष्मण हमारे चैनल के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत करना चाही, उनका कहना था उन्होंने सरकार भूपेश बघेल के पास जाकर शिकायत दर्ज करी और साथ ही साथ उच्च अधिकारियों के पास भी शिकायत दर्ज हुई है, परंतु इस शिकायत के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जी बताइए, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण डेहरे। लक्ष्मण डेहरे जी। कौन से पार्टी से हैं? मैं जनता कांग्रेस के संस्थापक सदस्य हूँ। कहाँ से? खैरागढ़ टोकरा भाटा। अच्छा। आज हमारे टीवी चैनल के ऑफिस में आप आए हैं। जी। आप कुछ समस्या लेके आए, क्या है आपकी समस्या? हमारे यहाँ चावल के मामला है। विवेक मिश्रा द्वारा पूरा 1 साल पहले से 600 कट्टा चावल अवैध तरीके से रखा हुआ है, सड़ा गला कर, और वर्तमान में तो अभी 24 तारीख के धान का मामला है। वो कोचिया का काम कर रहा है। किसान से 1400 रुपया में लेकर 2500 में खपा रहे हैं सरकार को। उस समय धारा 88 एवं 144 लागू था और यहाँ से अनुविभागीय अधिकारी को हमने सूचना बताया तो जांच के लिए भेजे थे, और भेजने के बाद वो ठंडा बस्ता में डाल दिया गया। फूड इंस्पेक्टर गए थे, उसी को पकड़कर उसी से चाबी लेकर उसी को दिया गया, चोर को। और मतलब ये गलत है।
दूसरे अभ्यर्थी को देना था या स्वयं रखना था और तत्काल FIR होना था, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टी उसको बचा रहे, संरक्षण कर रहे हैं। हमने कलेक्टर एवं संबंधित विभाग को, जिला को दिए हैं, भूपेश बघेल जी को दे चुके हैं, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, सब लंबित है। क्या लगता है आपको इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सब पैसा ले लेके दबा रहे हैं, इस कारण सब दबा हुआ है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, सब शासन प्रशासन दबे हुए हैं, इससे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें कितने लोगों ने पैसा लिया होगा, क्या लगता है आपको? मेरे को लगता है कि यहाँ के सारा विभाग ले चुका है, ऐसे लगता है। विभाग तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जैसे कि उस दिन पेपर वाले गए थे, उन्होंने भी उससे एक दिन एक भी न्यूज़ नहीं छापा, और बाकी लोग गए थे, उन्होंने भी नहीं छापा। लेकिन आपके पास आए ना, तो ऐसे संतुष्ट लगा कि आप इसको छापेंगे। पता नहीं छापेंगे कि नहीं छापेंगे, कल पता चलेगा। जी, हम तो बिल्कुल दिखाएंगे, जी, है ना। जी। ये मामला खैरागढ़ तहसील का है। हाँ। और हमारे सामने में जनता जोगी कांग्रेस के संस्थापक खैरागढ़ डोकरा भाटा के लक्ष्मण डेहरे जी हैं, और ये बता रहे हैं कि डोकरा भाटा समिति प्रबंधक विवेक मिश्रा जी जो इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसमें उन्होंने चोरी करने वाले के ही संरक्षण दिया गया है, जिसकी इन्होंने मौके वारदात में सूचना दी थी उच्च अधिकारियों को। आप बताइए कि इस मामले में और कितने लोग दोषी होंगे? इसमें बहुत सारा यहाँ के विभाग है, जैसे खुद इंस्पेक्टर वहाँ ने हमारा और उसके जांच करता गए थे वो, इसलिए दोषी है कि वो उसके पर्दा डाले हैं, पैसा लेकर बड़ा रकम लिया होगा, जैसे करोड़ों घपला है, ऐसे लगता है मेरे को। जांच करने पर पता चलेगा कि आगे। सुपरवाइजर कौन है यहाँ के समिति के? MK साहू जी हैं, साहू जी वो भी लिप्त है इसमें, ऐसे लगता है। मतलब रुचि नहीं दिखा रहे टोटल विभाग, नहीं तो तत्काल कार्रवाई होना था ना। जी, खैरागढ़ इतने राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या इन्होंने इस संबंध में किसी ने आवाज नहीं उठाई? वो लोग संरक्षण कर रहे हैं इसका, इस कारण संरक्षण कर रहे हैं कि उन लोगों को भी मिला होगा, कुछ न कुछ मिला होगा, या उसका पारिवारिक संबंध रहा होगा, इस कारण उसको दबा रहे हैं। मिलने का संबंध कुछ नहीं लगता तो है, कुछ न कुछ उनको किसी तरीके से मिला होगा। क्या मिला है तो वो तो बताने की बात है। अच्छा, आप खुद समझ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मामला बहुत संगीन है और छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व से चोरी मान के चलो। सही बात। और इस पर लक्ष्मण डेहरे जी चाहते हैं कि इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई हो, और इस पर कार्रवाई के साथ साथ दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो। जी। आखिर कुछ तो है कि धान उपार्जन केंद्र पर विवेक शुक्ला और उनके सहयोगी के ऊपर राजनीतिक पार्टियों का दबाव है, इस वजह से वह हम अपनी मनमानियां करते नजर आ रहे हैं। आखिर इतने दिन हो जाने के बाद भी इस मामले पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस बात को अभी तक कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हमारे संवाददाता नितिन ने पीड़ित से बात करी, आइए देखते हैं क्या कहना है इनका इस पूरे प्रकरण में। जी, क्या नाम है आपका? भागचंद कुरे। कहाँ रहते हैं? डोकरा भाटा। डोकरा भाटा में जो समिति प्रबंधक है विवेक मिश्रा, कुछ दिन पहले आप लोगों ने उसकी शिकायत की थी। 24 तारीख को किया था। क्या मामला क्या है? वो धान चोरी किया था। कहाँ से धान चोरी किया था? वो लोग बता रहे हैं, विवेक मिश्रा बता रहे हैं कि हम किसान से धान खरीद कर ला रहे हैं, ढारिया से किसान से लाया है करके बताया है। फिर हमने 112 लगाकर उसको पकड़ाया। अभी तक उसके ऊपर FIR हुआ कि नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जांच में खैरागढ़ से कोई अधिकारी गया था? जांच में हमने SDM को फ़ोन किया, फिर SDM साहब ने फूड ऑफिसर वाहने को भेजा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी और धान का जब्ती बनाया। जिस समय गांव के और आदमी थे और हम भी साथ में। उस समय लॉकडाउन की स्थिति थी? हाँ, लॉकडाउन की स्थिति था। उसके बाद भी अभी तक अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया? नहीं किया। कितने बोरी चावल का मामला है? चावल है कि धान है? धान है। अच्छा, आपके क्षेत्र में चावल का भी मामला है ना? पिछला जो अभी न सड़ गया शायद तक के। हाँ, सड़ गया है। 600 कट्टा के आसपास। हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस पर? निराकरण चाहते हैं सर, स्वतंत्र। जी, निराकरण चाहते हैं, स्वतंत्र। आपने यह आवेदन कहाँ दिया है? SDM में दिए हैं, खैरागढ़, राजनांदगांव में किसी राजनांदगांव कलेक्टर को दिए हैं, जिला CO को दिए हैं,
और वीरप्पन अधिकारी को भी दिए हैं राजनांदगांव में। जी फिलहाल विभाग को दे दिए हैं और थाना भी गया था। जिस समय गाड़ी हटाया मिश्रा ने अपने आप को चाबी दे दिया और मिश्रा खुद गलत है और चाबी उसी को दे दिया और वह गाड़ी का चाबी अपनी मर्जी से दे दिया बिना निराकरण आए हुए। फिलहाल अभी वो धान कहाँ है? धान कहाँ है वो हमको जानकारी नहीं है। धान वहाँ से उड़ गया है और गाड़ी भी गायब हो गया है। देखना ये होगा कि राज्य में भूपेश बघेल की सरकार के नाक के नीचे ऐसे और कितने सारे केंद्र हैं जहां पर ऐसा गड़बड़ घोटाला चलता रहता है। खैर, शिकायत होने के बाद इस बात की उम्मीद है कि शायद अब कार्रवाई हो। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्रवाई होती है या फिर ऐसे ही और भी किसान हैं जिनके धान इस तरीके से शोषण किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं झारखंड राज्य की तरफ। झारखंड राज्य से अत्यंत दुखद खबर सामने आ रही है। लगेंगे शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कुछ दिन पहले हुई छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में साहेबगंज क्षेत्र के महादेवगंज कोड़ी निवासी मुन्ना यादव शहीद हो गए। शहीद मुन्ना यादव का पार्थिव शरीर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा उनके घर लाया गया। सेना की सलामी के बाद उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर शहीद मुन्ना यादव के पिता का कहना था कि उनका छोटा बेटा भी देशभक्ति से लबरेज है और वह भी अपने देश की सेवा करना चाहता है। ऐसे मौके पर एक पिता के द्वारा ऐसा कहना अपने देश की महानता को और सच्चे देशभक्तों की निशानी को पेश करता है। साहिबगंज क्षेत्र में मुन्ना यादव, जो कि सीआरपीएफ की 170 बटालियन में तैनात था, 4 महीने पहले ही बीजापुर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में लोहा लेते हुए दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। कई सारे नक्सलियों को ढेर भी किया गया और साथ ही साथ अपने तरफ के कई जवान शहीद भी हुए। शहीद मुन्ना यादव के पार्थिव शरीर के घर आने पर उपायुक्त वरुण रंजन और अनुरंजन के सुपुर्दा पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हुए। परिवार का और लोगों का कहना है कि उन्हें आर्थिक मदद दी जाए और साथ ही साथ नौकरी भी उनके परिवार में किसी व्यक्ति को दी जाए। सभी ने वहां पर उपस्थित होकर शहीद मुन्ना यादव को विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर काफी सारे लोग उपस्थित थे। साहिबगंज से हमारे संवाददाता सहेंद्र प्रसाद ने शहीद मुन्ना यादव के पिता से बात करनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहना है एक शहीद के पिता का। मैं था सीमा पर मारा गया। आप अपने आप को संभालिए। और आखिरी बार आपकी आपके बेटे से कब बात हुई थी? बेटा से बात तो हुई थी परसों। क्या बोला था उन्होंने? उसी घर तो जाता था, बोलता था तो ड्यूटी में जा रहे हैं और वही सहारा था एकदम हम लोग को। कोई किस रूप में अपने बेटे की शहादत को आप देश के लिए देखते हैं? वीर रस में देखते हैं। योद्धा था, वीर था, शहीद हो गया। अब हम लोग का सहारा उसका पत्नी है, 2 बच्चा है, एक ठो बेटा है, एक ठो बेटी। और हम लोग दोनों बेकत है। वही जिला रहा था। सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से आप क्या मांगते हैं? हमारे वो पोता पोती है, अब आप पतोए है, उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए, हमको 50 लाख। और नौकरी चाहिए, एगो हमारा छोटा बेटा है और एगो बहू। कितना गर्व करते हैं आप अपने बेटे पे? हैं? कितना गर्व करते हैं आप अपने बेटे पे, उनकी शहादत को इस देश के लिए आप कितना गर्व करते हैं? गर्व मतलब आप उन पे कितना अभिमान करते हैं? अब वो आपके बेटे हैं और देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। अब वो आपके बीच नहीं रहेंगे ना, अब तो नहीं रहेंगे। क्या आप भविष्य में अपने और सदस्यों को क्या देश के सेवा में भेजना चाहते हैं? हम भेजना चाहते हैं। एक तो और बेटा है छोटा हमारा, उसको भी भेजना चाहते हैं। अब बहू को कहीं बढ़िया नौकरी मिल जाए, उसका बच्चा है मेरा पास में, वैसा नौकरी जाके करे।
और मृतक मेरे गांव के ही थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे और सीआरपीएफ में थे और वो अपने देश के लिए कुर्बानी दी। इनसे हम लोग बहुत उनके आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम लोग उनके साथ हैं। कैसा लगता है जब आपके बीच से कोई शहादत देता है या शहीद होता है? आप क्या इन चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? हम लोग अपने माँ की रक्षा के लिए हमारे वीर भाई शहीद देते हैं, अपने देश के लिए शहीद देते हैं। हम आम जन के लिए वो हम लोग के लिए रक्षा करते हैं, तब हम लोग अपने नींद में सो सकते हैं, आम जनता सो सकती है। हमारे वीर सपूतों को नमन है, ऐसे वीर हमारे धरती पर हैं जो हम लोगों के लिए अपने जान की बलि चढ़ा के हम लोग की रक्षा करते हैं। आप लोगों को घटनाक्रम की जानकारी कब मिली थी? हम लोग को कल 2 बजे करीब घटना जानकारी। इसके बाद अब हम रुख करेंगे दूसरे राज्य उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा के केंद्रपड़ा से एक खबर है जहां पत्रकारों की स्वतंत्रता पर सवालिया निशान अब खड़े होने लगे हैं। क्या पत्रकार समाज में लोगों के डर से निकलना छोड़ देंगे या फिर पत्रकारों के ऊपर होते हुए हमले आखिर कब थमेंगे? बता दें आपको पूरी खबर जो है उड़ीसा के केंद्रपड़ा से। केंद्रपड़ा में एक पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अखबार पत्रकार दुष्यंत जो कि एक खबर कवरेज करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तभी राशन विक्रेता व्यक्ति और उनके 5 साथियों के द्वारा पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। हमले का भी फुटेज हमारे सामने है, देखते हैं इसमें एक पत्रकार के ऊपर कितनी बेरहमी से हमला किया गया। गाड़ी उठे दिन मते सारा भारी तो बोफिना नहीं कर हाइलो मुनन यार हम भाई बोलते राशन दुकानदार ने अपने 5 सहयोगियों के साथ पत्रकार को पहले पकड़ा, जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा, और उसके बाद उसे एक जगह पर बंद कर उसके साथ मारपीट भी की गई। मारपीट करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। जैसे तैसे आनन फानन में वह अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा और उसने पूरे प्रकरण की जानकारी थानाध्यक्ष को दी। थानाध्यक्ष ने संज्ञान लिया है और ताजुब की बात यह है कि 7 दिन हो जाने के बाद भी उस पत्रकार के ऊपर हुए जानलेवा हमले में कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आखिर पत्रकारों की इस स्वतंत्रता से लोग क्यों भयभीत हैं और पत्रकारों पर हमले क्यों हो रहे हैं? इसके बारे में एक लिखित पत्र वहां के जिलापाल समर्थ वर्मा को दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस प्रकरण पर काफी अच्छे ढंग से जांच की जाएगी। आइए सुनते हैं एक पत्रकार का क्या कहना है कि उसके साथ किस तरीके से यह गतिविधि हुई। मो ना हूँ दुष्मंत नारायण आचार्य और जेल दरकार वीकली पेपर जिला सांबादिक अच्छी से मालिक गोटे यूट्यूब चैनल चलती तार भी प्रतिनिधित्व करूँ। कौन घटी कौन अभियोग सर आम राजकनिका ब्लॉक रे दोलतरा पंचायत रे दिल्लर जो कोरोना महामारी सरकार सहायता आसी बहुत दुर्नीति होती आ से ग्रामवासी सो मटे बहुत लोक जाकि वीडियो राजकनिका वीडियो पाखे अभियोग कलापर मुझे न्यूज कवरेज कर ग्राम को जाई लोक जनसाधारण को गरीब गुरुआ मत भी आनी से मत आणिकी न्यूज प्रसारण करी कलापर 2 दिन पर मत से डीलर सहयोगी मुझे जाइए अन्य एक खबर ये ग्रहण करने जाइए बेले केमी कौन खबर पाई पंचायत 2 किलोमीटर दूर में मत धरिकी बीच रास्ता धरिकी माइले मार सारा पर आपण मैंने से विजुआल देखिए जो माड़ होती मारिकी मत हगई भी देते केते चित्कार कर बचा बचा किए भी आसले सहयोगी से आहरी बहुत लोक थे किए एमती भी कहले किए बचेब एमती कही गाड़ी नहीं दोलतरा गोटे जो डीलर दूसरी चाउल बांटुंट से घर बंद कर रखिले से माड़ मारी मो फोन जबरदस्त ये नहीं मो फोन सब डिलीट कर देते डाटा। देखना ये होगा कि जिलापाल समर्थ वर्मा को एक लिखित शिकायती पत्र देने के बाद इस पर कार्रवाई कब होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ TV1 इंडिया न्यूज चैनल।